हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी होने वाली है एक मैन मेड वायरस की, और इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी कैसे कुछ लोगों की गलती की वजह से इतने सारे लोगों को सफर करना पड़ा। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे न्यू है और मुझे पहली बार देख रहा है वो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1967 में, जिसमें अफ्रीका के एक गांव में एक वायरस फैला होता है, जिस वायरस का नाम होता है मोटोबा वायरस। और फिर कुछ दिनों बाद वहां पे एक डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की टीम आती है जो कि इन्फेक्टेड लोगों के ब्लड सैंपल्स लेती है और वापस चली जाती है। और उसके कुछ ही देर बाद यूएस आर्मी एक ऑर्डर देती है कि इस गांव पे बॉम्ब गिरा दिया जाए ताकि वायरस को आगे बढ़ने से रोका जाए। आफ्टर 28 ईयर्स, मतलब 28 साल बाद, हम अपनी स्टोरी के मेन लीड से मिलते हैं जिनका नाम होता है कर्नल सैम, जो कि अपनी वाइफ डॉक्टर रॉबी के साथ रहते हैं। फिर एक दिन कर्नल सैम को जर्नल का फोन आता है जो कि उन्हें लेवल 4 के बारे में बताते हैं। तो अब लेवल 4 क्या है? लेवल 4 एक ऐसी डिसीज है जिसमें ह्यूमन की लाइफ को हाई रिस्क होता है। और इसकी सारी डिटेल जानने के लिए कर्नल सैम जर्नल से मिलने जाते हैं, जहां पे वो बहुत सारे ऑफिसर्स से मिलते हैं, डिफरेंट ऑफिसर्स से मिलते हैं, जिनमें एक ऑफिसर का नाम होता है जनरल बिली। और वो वहां पे अपने टीममेट मेजर सॉल्ट से मिलते हैं, जिनको इस मिशन में काम करना था कर्नल सैम के साथ। तो फिर दोनों अफ्रीका के जंगल पहुंचते हैं जहां पे ये वायरस ब्रेकआउट होता है। और वहां भी सिचुएशन देख के लोग काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे लोगों की डेथ हो रही होती है और कुछ लोग तो खून की उल्टियां भी कर रहे होते हैं। ये सब देख के मेजर सॉल्ट इतना ज्यादा परेशान होते हैं कि वो अपना हेलमेट उतारते हैं और रोने लग जाते हैं। और फिर एक रैंडम आदमी आता है और बोलता है कि ये जो वायरस है वो हवा से नहीं फैलता। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इतनी टेंशन में होते हैं कि ये लोग उसकी बात अनसुनी कर देते हैं और वहां से कलेक्ट करते हैं सारे सैंपल्स, और फिर ये वापस अपने देश ब्रिटेन चले जाते हैं। जब कर्नल सैम इस वायरस का टेस्ट कर रहे होते हैं तो उनको और उनकी टीम को पता चलता है कि ये वही मोटोबा वायरस है जो 28 साल पहले आया था। और ये भी पता चलता है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है, ऑलमोस्ट एक आवर में ये डबल हो जाता है। और अगर इन्फेक्टेड पर्सन का इलाज ना किया जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि ये वायरस बंदरों से आया है, और बंदरों में भी ये वायरस इंसानों द्वारा ही डाला गया है। इट मीन्स ये मैन मेड वायरस होता है। वायरस के फैलने के बाद भी कुछ साइंटिस्ट बंदरों को अफ्रीका से अपनी कंट्री लेके जा रहे थे ताकि वो मेडिकली उनपे एक्सपेरिमेंट कर सके। कर्नल सैम ये सारी बातें अपने सीनियर्स को बताते हैं और ये भी बोलते हैं कि अफ्रीका से जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो जल्द से जल्द रोक दिया जाए, क्योंकि ये हाई रिस्क का मामला है। बट उसके सीनियर्स जो होते हैं वो उसको सीरियसली नहीं लेते और वो उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। फिर एक स्मगलर जिसका नाम जेम्स होता है, वो एक बंदर की स्मगलिंग करके अफ्रीका से कैलिफोर्निया ले जा रहा होता है। और जब रास्ते में वो बंदर पानी पीता है तो वो अपने मुंह से जेम्स के ऊपर थूक देता है। जेम्स उस बंदर को बेचने के लिए एक एनिमल शॉप पे जाता है, और जब वो शॉपकीपर उस बंदर को चेक कर रहा होता है तो वो बंदर उस शॉपकीपर के हाथ पे पंजे मार देता है, जिसकी वजह से वो शॉपकीपर के हाथ से खून निकलने लग जाता है। लेकिन वो फिर भी उसको इंस्पेक्ट करता है और बताता है कि ये एक फीमेल मंकी है, वो उसको नहीं खरीद सकता क्योंकि उसको एक मेल मंकी ही चाहिए। और उस बंदर के हाथ में एक बनाना भी होता है जो कि दूसरा मंकी उसके हाथ से छीन के खा लेता है। तो इस पूरे सीन से हमें ये पता चलता है कि वायरस कैसे कैसे एक दूसरे पे फैल रहा था। जो अफ्रीका से बंदर आया था उसमें वायरस था, उसने जेम्स के मुंह पे थूका तो उस पे चला गया वायरस, और उसी बंदर ने जब शॉपकीपर को पंजे मारे तो उस पे भी वायरस चला गया, और वो मंकी जिसने उसका झूठा बनाना खाया था उस पे भी वायरस चला गया।
और जब वो बंदर नहीं बिका और शॉपकीपर ने उसे वापस कर दिया तो जेम्स ने उसे एक पास के जंगल में ही छोड़ दिया क्योंकि उसे कहीं और जाने की फ्लाइट पकड़नी थी। तो जब वो प्लेन में बैठा होता है तो उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और जब प्लेन लैंड करता है और वो अपनी फ्रेंड के गले मिलता है और उसके बाद उसको चक्कर आते हैं और वो एयरपोर्ट पे ही गिर जाता है, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और दूसरी तरफ वो शॉपकीपर जो वो बंदर खरीदने वाला था उसकी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो भी खून की उल्टियां करने लग जाता है और उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और जब हॉस्पिटल में एक लैब असिस्टेंट उस शॉपकीपर का ब्लड टेस्ट कर रहा होता है तो गलती से उस शॉपकीपर का ब्लड उस लैब असिस्टेंट के फेस पे गिर जाता है, जिसके बाद लैब असिस्टेंट अपने आप को हॉस्पिटलाइज करा लेता है क्योंकि वो सेंसिबल होता है और उसको उम्मीद होती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर कर्नल सैम की वाइफ रॉबी जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर होती हैं, उनको जेम्स के बारे में पता चलता है तो फौरन वो उससे मिलने के लिए जाती हैं, लेकिन उनके पहुंचने के पहले ही जेम्स की डेथ हो जाती है। और जब रॉबी जेम्स का पोस्टमार्टम करती हैं तो वो देख के शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि जेम्स के सारे इंटरनल ऑर्गन्स में पानी भरा होता है और रॉबी ने अपनी लाइफ में ऐसा केस कभी भी नहीं देखा होता है। और ये बात रॉबी कर्नल सैम को बताती है और बोलती है कि अगर 24 आवर्स में एक और भी केस आया तो वो लोग हाई अलर्ट जारी कर देंगे। वो लेबोरेटरी वाला बंदा अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने जाता है तो वहां पे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो जोर जोर से खांसने लग जाता है, जिसकी वजह से वायरस दूसरे लोगों में भी पहुंच जाता है। लेकिन इसका रियलाइजेशन उसको नहीं होता है क्योंकि उसको लगता है कि ये एक नॉर्मल कफ है। और जब वो पानी पीने के लिए बाहर आता है तो वो भी चक्कर खा के गिर जाता है और उसको भी हॉस्पिटलाइज करा दिया जाता है। सिर्फ जेम्स एंड लेबोरेटरी वाला बंदा और वो शॉपकीपर ही बीमार नहीं होते, बहुत सारे लोग बीमार होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो वायरस धीरे धीरे फैल रहा होता है। और जिस हॉस्पिटल में ऐसे केसेस सबसे ज्यादा होते हैं, डॉक्टर रॉबी अपनी टीम के साथ उस हॉस्पिटल में जाती हैं। और फिर कर्नल सैम भी कैलिफोर्निया आ जाते हैं क्योंकि कैलिफोर्निया में ही सबसे ज्यादा केसेस आ रहे होते हैं। और फिर जनरल बिली के पास उनके एसोसिएट का कॉल आता है जो कि उनको सजेस्ट करते हैं कि कैलिफोर्निया में भी बॉम्ब गिरा देते हैं ताकि ये वायरस दूसरे कंट्रीज में ना फैले। लेकिन जनरल बिली बोलते हैं कि हम सबको बचाएंगे। और इसी कॉल के बाद यूएस आर्मी कैलिफोर्निया को चारों तरफ से घेर लेती है ताकि कोई भी आदमी कैलिफोर्निया ना आ सके और कैलिफोर्निया से कोई बाहर ना जा सके। और जब कर्नल सैम और रॉबी मिलते हैं तो उनको एक और बात पता चलती है कि ये वायरस हवा से भी फैलता है क्योंकि ये वायरस उन लोगों को भी हुआ था जो कि इन्फेक्टेड लोगों से काफी दूर थे। और फिर पूरी टीम मिलती है और काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो लोग और इस बात को फाइनलाइज करते हैं कि ये वायरस हवा से भी फैलता है और ये वायरस एनिमल से भी आया है। कंट्री की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती है, चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। कुछ लोग तो देश छोड़ के बाहर जाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन यूएस आर्मी के लोग उन सबको पकड़ के सबको क्वारंटाइन कर देते हैं। क्वारंटाइन का मतलब तो हम सबको पता ही है कि इन्फेक्टेड लोग और जिन पे शक हो उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है उन सबको एक अलग जगह पे रखना ताकि इन्फेक्शन और या वायरस ना फैले और कंट्री सेफ रहे। फिर डॉक्टर रॉबी एक इन्फेक्टेड स्टोर जाती हैं जहां से वो एक इन्फेक्टेड बंदर को लेके आती हैं और उस पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करती हैं। तो चेकअप के बाद ये पता चलता है कि उस बंदर के बॉडी में एंटीबायोटिक्स नहीं है जो इस वायरस को एक्सेप्ट कर सके। इस वायरस से बचने के लिए जनरल बिली E1101 सीरम को रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये वही सीरम होता है जो आज से 28 साल पहले दिया गया था जब ये बीमारी फैली थी। लेकिन इस सीरम का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि शायद ये वायरस पहले से स्ट्रांग होके आया था। ये सीरम बिल्कुल भी काम नहीं करता है और लोगों की कंटिन्यू डेथ हो रही होती है। अब कर्नल सैम उस सीरम को अपनी हाईटेक लेबोरेटरी में ले जाते हैं ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सकें उस पे और फिर वो सीरम मेजर सॉल्ट को देते हैं और बोलते हैं कि इसकी सारी डिटेल्स पता करो और ये सीरम इस बंदर को भी दो। और फिर मेजर सॉल्ट वो सीरम उस बंदर को दे देता है। और दूसरी तरफ यूएस आर्मी अपने लोगों को बोलती है कि अगर आपको कफ है, जुकाम है या आपको लगता है कि आप बीमार हो सकते हो तो आप अपने घर के सामने एक व्हाइट कपड़ा लगाएं और जिसकी वजह से यूएस आर्मी आएगी और इन्फेक्टेड लोगों को ले जाएगी और उनका इलाज करेगी।
और दूसरी तरफ लेबोरेटरी में जब कर्नल सैम के एक फ्रेंड केसी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो गलती से उनका सूट फट जाता है। अब वो एक प्रोटेक्टिव सूट होता है और फटने की वजह से उसकी सारी प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है और वायरस केसी के अंदर चला जाता है, लेकिन केसी ये बात किसी को भी नहीं बताता। और फिर यूएस प्रेसिडेंट की एक मीटिंग होती है जिसमें वो बंदा भी होता है जिसने जनरल बिली को बोला था कि कैलिफोर्निया पे बॉम्ब गिरा दो और उसे खत्म कर दो। वही बंदा प्रेसिडेंट से कैलिफोर्निया पे बॉम्ब गिराने की परमिशन ले लेता है। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ जाता है कि कैलिफोर्निया में बॉम्ब गिरा दिया जाए और कैलिफोर्निया को तबाह कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो वायरस बहुत तेजी से फैल जाएगा और ये कहीं से सेंस नहीं बनता कि कैलिफोर्निया के कुछ लोगों को बचाने के लिए यूएस के इतने सारे लोगों को खतरे में डाला जाए। फिर कर्नल सैम और रॉबी जब बात कर रहे होते हैं तो उनकी नजर उस बंदर पे पड़ती है जो कि एक्टिव खड़ा होता है और अच्छे से खेल रहा होता है। ये देख के वो दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर थोड़े से एक्सपेरिमेंट के बाद उनको पता चलता है कि जो ये सीरम है वो इस वायरस का एंटीडोट है। ये वही सीरम था जो कि अफ्रीका के लोगों को ठीक करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कैलिफोर्निया में ये इतनी लेवल पे फैल चुका था कि ये सीरम बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था और लोगों की कंटिन्यू डेथ हो रही थी। और फिर उसी लैब में केसी जिसका सूट फटा था उसको हार्ट अटैक आता है। केसी के फ्रेंड्स उसको नियर बाय हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां पे उसको एडमिट करा देते हैं। और जब रॉबी केसी को इंजेक्शन लगा रही होती है तो ये वायरस उससे रॉबी में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि केसी ने किसी को भी नहीं बताया था कि वो वायरस से एक्सपोज्ड है। तो अब केसी और रॉबी दोनों को वायरस हो जाता है। फिर सैम जब जनरल बिली फोर्ड से मिलने जाते हैं तो बिली उनको बताते हैं कि आज रात 8 बजे यूएस प्रेसिडेंट ने कैलिफोर्निया को बॉम्ब से उड़ाने का फैसला किया है। और वो उनको एक पुरानी बात भी बताते हैं कि यूएसए एक बायोलॉजिकल वेपन बना रहा होता है और जो कि गलती से अफ्रीका के लोगों में फैल जाता है। और दूसरी तरफ फिर केसी की भी डेथ हो जाती है। और फिर कर्नल सैम को एक आइडिया आता है कि किसी भी तरीके से एक अफ्रीका का बंदर मिल जाए तो उसके एंटीबॉडीज को निकाल कर इस सीरम में मिलाने से एक एंटीडोट बनाया जा सकता है जो कि शायद वायरस के लिए इफेक्टिव हो। बहुत सारी रिसर्च के बाद उन्हें ये पता चलता है कि अफ्रीका से एक बंदर स्मगल्ड होकर आया था जो कि अभी पास वाले जंगल में ही है। और फिर वो जंगल जाते हैं और काफी मुश्किलों के बाद वो उस बंदर को ढूंढ लेते हैं। अब क्योंकि बंदर उनके पास था तो कर्नल सैम की टीम उस बंदर पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट करती है और उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है और एक एंटीडोट बन जाता है। अब मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि एंटीडोट बन गया और सीरम इनके पास पहले से ही था, लेकिन सीरम अकेला काम नहीं कर रहा था और एंटीडोट इनके पास अवेलेबल नहीं था। और अब इनके पास एंटीडोट भी है और सीरम भी है। तो अब ये सीरम और एंटीडोट को मिक्स करके एक ऐसी मेडिसिन को बना सकते हैं जो कि 100% उस वायरस पे इफेक्टिव होगा। अब जो मेडिसिन बनती है कर्नल सैम उसे अपनी वाइफ को भी देते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ भी उस वायरस से बीमार थी, और उसको मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि स्लोली उसकी वाइफ ठीक हो रही है, जिसका मतलब ये है कि वो सक्सेसफुल रहे अपनी मेडिसिन बनाने में जो कि 100% इफेक्टिव होगी उस वायरस के लिए। अब 8 बजने वाले होते हैं तभी वहां पे एक प्लेन आता है और 8 बजे कैलिफोर्निया में एक बॉम्ब गिरने वाला था। फिर सैम एंड मेजर सॉल्ट जल्दी से जल्दी हेलीकॉप्टर में बैठते हैं ताकि वो उस प्लेन को बॉम्ब गिराने से रोक सकें। जब वो उस प्लेन के पास पहुंचते हैं और उस आदमी को बोलते हैं कि कैलिफोर्निया पे बॉम्ब ना गिराए, वो पायलट कर्नल सैम की बात नहीं मानता, लेकिन तभी जनरल बिली फोर्ड इंटरफेयर करते हैं और उस पायलट को बोलते हैं कि कैलिफोर्निया पे बॉम्ब मत गिराओ। और फिर जनरल बिली फोर्ड उस एसोसिएट को भी गिरफ्तार करवा देते हैं जिसने प्रेसिडेंट को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि अभी इसका कोई इलाज नहीं है, कोई सीरम नहीं बना है इस वायरस का और कैलिफोर्निया को तबाह करना ही सिर्फ एक सोल्यूशन है, जबकि ऐसा नहीं था। और रूल के हिसाब से अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो शहर पे बॉम्ब नहीं गिरा सकते, ये उस एसोसिएट ने प्रेसिडेंट से छुपाया। इन्हीं सभी फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर इस मेडिसिन को कमर्शियली बनाया जाता है और सारे इन्फेक्टेड लोगों को दिया जाता है और फिर धीरे धीरे सारे लोग ठीक होने लग जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको मजा आया होगा क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।